वो दिखाओ चैनल वगैरह। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। काफी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो पा रही है, लेकिन याद रखिएगा कि ये वो मुलाकात है जो एकदम खासम खास है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस खास करंट अफेयर की क्लास के अंदर, जिसके अंदर बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आपने सोचा होगा। ठीक है, आप सभी लोगों से मुलाकात बातचीत होती रहती है और उसी तर्ज पर आप जब आज सभी लोग आए करंट अफेयर की क्लास में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए, पॉलिटी की थियरी भी होगी, सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो छोड़ दिया जाए, हर एक चीज को कंप्लीट कराया जाएगा। मैंने पहले भी ये बात कही है कि अगर मैंने अपनी जबान से कोई शब्द निकाल दिए हैं तो वो शब्द पूरे होके रहेंगे। संभव ही नहीं है कि कोई ऐसी चीज है जो मैंने बोली हो और पूरी ना हो पाए, नहीं, असंभव। ठीक है, अगर मैंने कुछ बोल दिया ये पूरा होगा तो वो पूरा होके रहेगा। तो मुलाकात आपसे हुई है, आगे भी होती रहेगी। ठीक है, और ये आजीवन होती रहेगी। आप ये मान लीजिए, अभी आप मुझसे पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप जब बड़े हो जाएंगे आप अपने मित्रों को, अपने छोटे भाई बहनों को सजेस्ट करेंगे और उसके कुछ टाइम के बाद आपके बच्चे मुझसे ही पढ़ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, करंट अफेयर्स को रेगुलरली कवर कराने के बारे में हमारा पूरा पहले से विचार था, अभी वो ऑलरेडी भी है, आगे भी वो उसी प्रकार से रहेगा। और इस क्लास के अंदर मौजूद हर एक छात्र से मेरा संबंध केवल इतना नहीं है कि मैं आपको कोई कंटेंट देता हूं आप उसको रख लेते हो, इतना नहीं है। आपका और मेरा संबंध काफी ज्यादा है। और याद रखना कि मैं आपके सिलेक्शन के साथ साथ, आपके सिलेक्शन के बाद, आपके संपूर्ण जीवन काल के अंतर्गत आपको याद रहूंगा। ठीक है, और आप मुझे याद रहेंगे। ठीक है, तो आपसे वो खास वाली जो बातें हैं वो हमेशा जुड़ी रहेंगी। आपकी और हमारे मध्य जो खास बनने की एक डोर है वो कभी नहीं टूट सकती। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमेशा से खास रहे हैं, आगे भी खास रहेंगे ही रहेंगे। तो ये एक क्लास है जिस पे बेसिकली, ये तो मैं ही हूं, कमाल की बात है, अच्छा लग रहा हूं। ठीक है चलिए, तो जैसे आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़नी होती है, चैनल पे ऑलरेडी इतना कंटेंट है कि जिसको आप पढ़ लेंगे तो आपका माहौल ऑलरेडी टाइट हो जाएगा। तो इसमें ना एक प्लेलिस्ट है हमारी बेसिकली, जिसको आप पढ़ सकते हैं रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स के लिए, जो आपकी मंथली करंट अफेयर्स 2025 है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें हर महीने की करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। जुलाई की है, 12 महीने की है, 6 महीने की, जून, मई, मई की 2 वीडियोस आई थी। ठीक है, इसके पहले आपकी सबकी है, हर महीने की है। जनवरी करंट अफेयर, इस पे तो लाख से ऊपर व्यू हो गए थे। ठीक है, वो इसीलिए हो गए थे क्योंकि यार आप लोगों का प्यार हमेशा ऐसा रहा है। ठीक है, चलिए, तो आ चुके हैं। ठीक है एक बच्चा पूछ रहा है, हाँ चलो भाई आपसे बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं बाबू। हमेशा की तरह ये टॉपिक वाइज रहेगा। इस वीडियो के नीचे इस तरीके से एक सेक्शन बना होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मैं आपको नियुक्तियां, पुरस्कार, सम्मान, दिवस, भारत और विश्व में प्रथम, सूचकांक, शिखर सम्मेलन, योजना, ऑपरेशंस, सैन्याभ्यास, खेल, पुस्तक लेखक, ब्रांड एम्बेसडर और मिसलेनियस, ये सारे टॉपिक्स को कवर करा रहा होता हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेज से स्टार्ट करते हैं। मूल विधि की कल मैराथन होगी, उसको जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं दिवस से। जो इंपॉर्टेंट दिवस है सितंबर के महीने में आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला ही सवाल आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2025 कब मनाया जाता है? चलो मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। आंसर ही बता देना पर्याप्त नहीं है। होता यह है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त महासभा के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक काम शुरू किया गया था। उसको मैं बताता हूं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, महासभा के द्वारा क्या काम किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में, 1981 में महासभा के द्वारा 1981 में, 1981 में एक बहुत जरूरी काम किया गया था। वो जरूरी काम क्या था? देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1981 में एक 1981 में पीस डे सेलिब्रेट करने के बारे में अनाउंस किया। पीस डे को अनाउंस किया, पीस डे अनाउंस किया। लेकिन पहली बार कब मनाया गया? लेकिन ये पहली बार कब मनाया जाता है? 21 ऑफ सितंबर में। पहला कब बना? पहला बनता है ये 21 सितंबर 2001 में, संयुक्त महासभा के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2001 में ही बना था। पूछा जा सकता है कि इस बार इसकी थीम आपको क्या देखने को मिलती है? एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। एक्ट नाउ फॉर पीसफुल वर्ल्ड। एक्ट नाउ फॉर पीसफुल वर्ल्ड आपको देखने को मिलता है। पीसफुल वर्ल्ड आपको देखने को मिलता है, पीसफुल वर्ल्ड आपको देखने को मिलता है। तो यही इस बार की थीम रही है, 21 ऑफ सितंबर। ठीक है, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया दुर्गा जी। ठीक है, V2ND है, बहुत बढ़िया भाई साहब। आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, विश्व अल्जाइमर डे 2025 कब मनाया जाता है? अल्जाइमर डे आपका कब मनाया जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। अल्जाइमर एक बीमारी होती है। ठीक है, याद रहे, आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर्स, आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर, आस्क अबाउट
dementia, dementia. Ask about dementia. Ask about Alzheimer's. Alzheimer's. ठीक है, आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर्स, इन दोनों के बारे में ही आपसे पूछा जाता है, इन दोनों के बारे में ही आपको बताना है। कमाल की बात है, अल्जाइमर डिमेंशिया एक दिमागी रोग होते हैं, ठीक है, इसमें आप याददाश्त भूल जाते हैं। ये भी आपका 21 सितंबर को ही देखने को मिलता है। अच्छा, कहते हैं कि मैं हर एक चीज भूल जाता हूं उनकी बातों को, ऐसा लोगों का कहना होता है, लेकिन इसमें याद रखना कि आप उनको ना भूलो तो कोई गम नहीं, लेकिन कोई और भी उनको याद रखे तो परेशानी होगी, ठीक है, ये याद रखिए। ये फेमस डायलॉग किसकी ओर से है? लालू प्रसाद यादव जी की ओर से है ये, ठीक है। चलो याद रखना। हेलो हेलो भाई, हेलो हेलो माही भाई, हेलो। तो आप याद रखना। अब देखो, भूलना है ये दो एक, अब याद कैसे रख सकते हैं कि शांति तब हो सकती है कि जब तेरी यादों को भुला दें तो शांति हो। तो वो शांति के बारे में है। पीस डे की अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पर आपको देखने को मिला तो वर्ल्ड पीस डे, शांति दिवस था। शांति दिवस को कोई आदमी कुछ भूल गया तो उसकी शांति भंग हो गई, तो 21 सितंबर में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 आपको कहां देखने को मिलता है? लिटरेसी डे। ये पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, लिटरेसी है तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, लिटरेसी डे आपका कब मनाया जाता है? प्रोमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा, प्रोमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा, इन डिजिटल एरा, कि हाँ भाई डिजिटल एरा के अंदर लिटरेसी को प्रमोट करना, ये 8 सितंबर में आपको देखने को मिलता है, तो इसके बारे में भी याद रखना, प्रमोटिंग लिटरेसी इन दिस काइंड ऑफ एरा, ठीक है, तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। करेक्ट आंसर इसके अंदर क्या हो जाएगा? 8 सितंबर। बाबू 8 सितंबर होगा। विश्व बांस दिवस, बैम्बू डे के बारे में पूछा जा रहा है कि बांस दिवस आपका कब मनाया जाता है, इसके बारे में बताइए। बांस दिवस आपको कब मनाया जाता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे, कोई दिक्कत इसके नहीं होगी, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बड़ा क्लासी सवाल आ सकता है कि पहली बार कब मनाया गया? 2009 में। कब? बैंकॉक में मनाया गया था, 2009 बैंकॉक में मनाया गया था। व्हेन वाज वर्ल्ड बैम्बू डे 2025 सेलिब्रेटेड? सो 2009 में 18 सितंबर को मनाया गया था, ठीक है। कहां मनाया गया था? बैंकॉक में मनाया गया था, बैंकॉक, बैंकॉक में मनाया गया था। अब पूछा ये जा रहा है कि ये ऑब्वियस सी बात है, फिर 18 सितंबर को ही मनाया जाएगा, राइट, 18 सितंबर को ही मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन इनोवेशन डिजाइन, सॉल्यूशन इनोवेशन डिजाइन, इनोवेशन डिजाइन, सॉल्यूशन इनोवेशन एंड डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। इनोवेशन इसमें है फ्यूचर विद बैम्बू, फ्यूचर विद बैम्बू, फ्यूचर विद बैम्बो, बैम्बो, ये पूरी थीम है, ठीक है, सॉल्यूशन इनोवेशन डिजाइन करके ये पूरी थीम आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया जाता? व्हेन वाज वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड? सर ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। अब मुझे बताइए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मिक्स करोगे तो पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सर 2/6 में मनाया जाता है, 26 में। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 7 तारीख में, ये कब मनाया जाता है बाबू? 7 अप्रैल में मनाया जाता है। 7 अप्रैल में क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 के अंदर WHO की फॉर्मेशन होती है, तो ये दिन उस दिन मनाया जाता है। लेकिन एनवायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को एनवायरमेंट की वजह से, ठीक है। 5 जून क्योंकि 1972 के अंदर आपको देखने को मिलेगा UNEP का फॉर्मेशन, इस वजह से ये 7 अप्रैल वो 5 जून, दोनों ही जरूरी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट है विश्व रैबीज दिवस 2025 कब मनाया जाता है? व्हेन वाज द वर्ल्ड रैबीज डे 2025 वाज एस्टैब्लिश्ड या ऑब्जर्व? जो रैबीज दिवस है ये कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को रैबीज डे मनाया जाता है। कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो रैबीज का टीका है उसकी खोज किसने की थी? वैक्सीन फॉर रैबीज वाज डिस्कवर्ड बाय हुम? वैक्सीन फॉर रैबीज, इसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? रैबीज किसके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था? देखो, वैक्सीन की जो दवाई की खोज है वो एक गलती थी, मतलब किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि वैक्सीन की जो दवाई है वो खोज ली जाएगी। टेल मी द आंसर,
वैक्सीन एंटीडोट वॉज डिस्कवर्ड बाई हुम? वैक्सीन की जो एंटीडोट है वो किसके द्वारा, ठीक है, ढूंढी गई थी? ठीक है, फटाफट से मुझे बताएंगे कि वैक्सीन की, सॉरी, रैबीज की वैक्सीन किसके द्वारा ढूंढी गई थी? बिना किसी परेशानी के बताइए कि फाउंडर आपका कौन है। कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, कुछ और ही आंसर कर रहे हैं, नहीं बता रहे। देखो मैं ही बताता हूं, दैट इज लुइस पास्चर इन 1885। एक बच्चा कमेंट कर जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही कर क्या रहा है 1885 में, बाई लुइस पास्चर, बाई लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने इसकी खोज करी थी, रैबीज की। नेक्स्ट है पर्यटन दिवस, टूरिज्म डे आपका कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे। नेशनल टूरिज्म डे इज डिफरेंट, नेशनल टूरिज्म डे इज डिफरेंट। अगर मैं नेशनल टूरिज्म डे की बात करूंगा दैट इज ऑफ 25 ऑफ जैन। बट बच्चे अगर मैं वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात करूंगा कि वर्ल्ड टूरिज्म है, तो इसको कब सेलिब्रेट किया जाएगा इसके बारे में भी समझना कि वर्ल्ड टूरिज्म इज अ डिफरेंट थिंग। एंड वर्ल्ड टूरिज्म के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि वर्ल्ड टूरिज्म आपको कब मनाया जाता है? 27 को, 27 को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2025, नेशनल मैरीटाइम डे है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे है? अच्छा, वर्ल्ड मैरीटाइम है बाबू। नेशनल मैरीटाइम डे अलग होता है। अच्छा, नेशनल नेवी डे कब होता है? नेवी डे, नेवी डे, नेशनल नेवी डे कब होता है सर जी? सर नेशनल नेवी डे होता है 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को होता है। बट बाबू यहां पूछा गया मैरीटाइम डे, वो भी वर्ल्ड लेवल पे। तो वर्ल्ड लेवल पर जो मैरीटाइम डे होता है उसके बारे में पूछा जाता है। अगेन 27 सितंबर इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आर ओशियन, आर ऑब्लाइजेशन, आर ओशियन, आर ऑब्लाइजेशन, ऑब्लाइजेशन, आर ओशियन, आर ऑब्लाइजेशन, आर ओशियन, आर ऑब्लाइजेशन, आर अपॉर्चुनिटी, ये आपको देखने को मिल जाएगा। आर अपॉर्चुनिटी, 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 ये भी 27 को ही मनाया जाता है, 27 सितंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, 27 सितंबर को ये मनाया, 27 को पर्यटन दिवस मनाया, तो दोनों के बारे में याद रखना। विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खेल, नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात कर रहा है, नेशनल, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सर 29 ऑफ अगस्त को मनाया जाता है। बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद, बर्थडे ऑफ, बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद जी, ध्यानचंद जी, ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे के दिन ही 29 ऑफ अगस्त में यह सेलिब्रेट किया जा रहा होता है, तो इसके बारे में सीधे तौर पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। विश्व फेफड़ा दिवस आपका कब मनाया जाता है? लंग्स डे आपका कब मनाया जाता है? याद रखना, हेल्दी लंग्स हेल्दी लाइफ, ये आपको देखने को मिलता है इसके अंतर्गत। एंड ये 25 सितंबर को मनाया जाता है, 25। ठीक है, तो याद रखना 25 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में बोलो उनको जरा। नेक्स्ट है 10वां आयुर्वेदिक दिवस आपका कब मनाया जाता है? आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाता है उसके बारे में याद रखना। दिस इज ऑन 23 ऑफ सितंबर, 23 सितंबर में मनाया जा रहा होता है। ठीक है, तो आयुर्वेद के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, आयुर्वेदाचार्य जो सबसे बड़े भारत में है, जैसे चरक हैं, चरक ने चरक संहिता लिखी थी। ठीक है, जीवक हैं, जीवक एक राजवैद्य थे। ठीक है, अलग अलग लेवल्स पर भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से याद रखना, कोई परेशानी इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, कोई परेशानी इसके अंतर्गत आपको नहीं देखने को मिलेगी। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। बिना परेशानी के, बिना परेशानी के अगर हम बात करें इसके बारे में याद रखना। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये सेलिब्रेट इस बार कहां किया गया? ये गोवा में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, 2025 में सेलिब्रेशन इसका कहां हुआ? सेलिब्रेशन इसका कहां हुआ? सेलिब्रेशन एट गोवा। ये कई बार पूछा जा सकता है क्योंकि यार ये इंडिया का है तो मुझे बताना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये उस तरीके का सवाल बनता है। प्लस किसके द्वारा इनॉग्रेट किसने किया था इसको? इनऑग्रेट किसने किया था इसको? इनॉग्रेट बाई नमो भाई। तो पीएम नमो जी के द्वारा इसको, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको जो है इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, लोगों के समक्ष इसको पेश किया गया था, तो इसके में याद रखना। आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट इसकी थीम है, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा फॉर, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट, पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, अच्छा जैसे कुछ लोगों का कहना है कि सर ये विशाखापट्टनम में अभी आपको देखने को मिला है। देखिए विशाखापट्टनम वाले जो सिनेरियो है मैं उसमें बता दूं, विशाखापट्टनम में आयुर्वेद को लेकर सबसे बड़ा उत्सव मनाया गया था। लेकिन क्योंकि इसकी लॉन्चिंग को लेकर अगर देखा जाएगा कि लॉन्चिंग इसकी किस तरीके से की जाएगी, लॉन्चिंग इसकी किस तरीके से की जाएगी, तो देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में की जाएगी। ऑल इंडिया
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये कहां पे? इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहां पर है ये? आयुर्वेदा तो बोलते हैं अखिल भारतीय आयुर्वेदा परिषद, आप बोल सकते हैं, नहीं, अखिल भारतीय आयुर्वेदा संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेदा संस्थान कहां पर आपको देखने को मिल जाएगा? सो दैट इज एट गोवा, इसलिए ऐसा हुआ है। विश्व ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? ओजोन, ओजोन बेसिकली O3 होता है, एक लेयर होती है जो हमारे पूरी पृथ्वी के प्लेनेट को यानी हमारे को घेरे रखती है, और जो हमारी CFC होती है वो बेसिकली उसको हानि पहुंचा रही होती है, और बचाने का काम इनका होता है बेसिकली। तो इसके बारे में बताइए, ठीक है। फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन थीम है, फ्रॉम साइंस थीम क्या है? थीम क्या है बाबू? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, 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 साइंस टू ग्लोबल एक्शन, इस बार की थीम आपको देखने को मिली है। तो वही आता है कि भाई किस दिन आपका सेलिब्रेट किया जा रहा होता, तो याद रखना इट वुड बी द 16, ठीक है, इट वुड बी द 16th ऑफ सितंबर, 16th ऑफ सितंबर, याद रखना। विश्व शिक्षक दिवस आपका कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की वजह से, आप इसके बारे में याद रखेंगे क्योंकि ये नेशनल है। आगे हम बात करते हैं, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस आपका कब मनाया जाता है? व्हेन वाज द नेशनल वाइल्ड लाइफ सिस्टम, तो वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व कब किया जाता है, इसके बारे में बताइए। नेशनल वाइल्ड लाइफ डे के बारे में बात कर रहा हूं, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे के बारे में बात कर रहा हूं, फटाफट आप बताएंगे, ठीक है। चलिए देखो, अगर हम बात करें इसके बारे में, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये आपको दो अलग अलग दिन देखने को मिलता है। एक तो देखने को मिलता है 4 सितंबर, एक देखने को मिलता है 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी, ठीक है। चलिए तो 22 फरवरी को भी और 4 सितंबर को 2 बार मनाया जाता है। अब यहां पे 4 सितंबर लिख लेना क्योंकि सितंबर के डेज हम देख रहे हैं, ठीक है, दोनों में मनाया जाता है वैसे तो, ठीक है। आगे हम बात करें, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? कि लोगों को सुइसाइड करने से रोकना होगा, ठीक है। चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुइसाइड इसकी थीम है चेंजिंग द नैरेटिव ऑफ सुइसाइड, चेंजिंग नैरेटिव ऑफ सुइसाइड, नैरेटिव ऑफ सुइसाइड, ऑफ सुइसाइड, कि सुइसाइड का नैरेटिव पूरी तरीके से चेंज कर देना है। मणिपुर में इसको लेकर इस बार काफी ज्यादा फंक्शंस आपको देखने को मिले हैं, और ये 10th ऑफ सितंबर को मनाया जा रहा होता है, 10th ऑफ सितंबर को मनाया जा रहा होता है, 10 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, इसके बारे में याद रखना। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस आपका, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर, ठीक है। देखो वो लोग जिन्होंने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो लोग जिन्होंने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन लोगों के लिए बेसिकली ये दिन सेलिब्रेट होता है, 11 सितंबर को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। रिमेंबरिंग मार्टियर्स प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, रिमेंबरिंग मार्टियर्स, रिमेंबरिंग मार्टियर्स, मार्टियर्स प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, ये आपको देखने को मिल जाएंगे, रिमेंबरिंग मार्टियर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, ठीक है। इनके बारे में याद रखना, ये आपको देखने को मिलता है 11th ऑफ सितंबर, करेक्ट, आपको देखने को मिल जाएगा। हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? व्हेन वाज हिंदी दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो ये आपका कब मनाया जाता है? 14th ऑफ सितंबर में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजकीय हिंदी को राजभाषा, राजभाषा, राष्ट्र नहीं, राजभाषा के तौर का दर्जा दिया गया था, इसके बारे में याद रखना। अगला सवाल ये रहा, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, डेमोक्रेसी डे, ये सितंबर 15 को मनाया जाता है, 15 सितंबर को मनाया जाता है डेमोक्रेसी डे, डायरेक्टली याद रखना। डेमोक्रेसी के बारे में आप हमेशा याद रखेंगे, इंडिया को कहा जाता है द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन है, उसके बावजूद भी आज भी हमारे यहां पर डेमोक्रेसी प्राइम लेवल पर देखने को मिलती है। अब इस बार की थीम क्या थी? अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एक्शन बाय एक्शन, आपको देखने को मिल जाएगी। अचीविंग जेंडर इक्वलिटी, लिख लीजिए, अचीविंग जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, इक्वलिटी एक्शन बाय एक्शन, इस बार की थीम है बाबू, एक्शन बाय एक्शन थीम है इस बार, एक्शन बाय एक्शन, दिस इज द थीम, ठीक है। तो इसमें अचीव करनी है जेंडर इक्वलिटी एक्शन बाय एक्शन, तो डेमोक्रेसी डे है। 10वें आयुर्वेदा दिवस के बारे में पूछा जाएगा, बात हो चुकी है। हाँ बहुत बढ़िया, ये कौन सा राज्य करेगा 2025 की मेजबानी, कौन सा राज्य करेगा? जैसा कि मैंने बताया था, बताइए। ये सवाल तो आ चुका है, इसके बारे में बात भी कर चुका हूं, कौन सा राज्य करेगा, ये आंसर तो मैं बता चुका हूं, ठीक है। चलिए अब देखता हूं ये बच्चे कमेंट क्या पेल रहे हैं। सर CBT 2 में करंट अफेयर्स में बहुत हेल्प मिली, थैंक यू सो मच। कियान, अच्छा ये तो मैं वहां जाके करना पड़ेगा ना। कियान नाम के एक छात्र ने ही कमेंट किया, क्या कहना है
कि एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा में उनको हमारी करंट अफेयर से बहुत फायदा मिला। ज्ञान वो आपकी मेहनत है। आपने क्लास के अंदर आकर इतने अच्छे शब्द कहे, लोगों की आंखों को खोलने का प्रयास किया, आपका बहुत बहुत उम्मीद है कि आप जिस भी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या फिर जिन भी लोगों को जानते हैं, एक बार पर्सनली आप उनको ज़रूर बता देंगे। वीडियो के लिंक को शेयर करना, फर्जी वीडियोस बनाना, नकली थंबनेल का प्रयोग करके लोगों को आकर्षित करना, इस प्रकार का कोई भी कार्य मेरे द्वारा नहीं किया जाता। उम्मीद है सच्चाई की अलग चमक को आप पहचानेंगे और बाकी लोगों तक इस बात को ज़रूर भेजें। अगला कमेंट देखता हूँ, रुको अब तुम। बीएनएस की क्लास कब से होगी? कल से। बीएनएस की क्लास कल से होगी, ठीक है। गुरुदेव के चरणों में मेरा सादर स्पर्श। अभिमन्यु, जय हिंद भाई, जय हिंद। ओके सर को सत सत नमन। थैंक यू सोरान साहब। हाँ हाँ हाँ, ऐप पर क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? बहुत मारूंगा, रुक जा, क्लास लूंगा वहां पे भी, ठीक है। अगला कौन सा है? अभी अबे बीएनएस की क्लास कल होगी तो ये कहाँ गया? मैं इंडिया वाला लड़का सत्यवीर चौधरी, बेटा देख अब तुम वहीं। अब देखते हो, कल वन्यजीव संरक्षण की वीडियो अपलोड करा दूं, रिकॉर्डेड वीडियो डलवा दूं, ठीक है। आ रहे खुल के खेलो तुम। नमस्ते भाई, नमस्ते। अरे वो दिख नहीं रही यार कमेंट, तो धोरे जाके देखनी पड़ रही है। अच्छा, धोरे का मतलब तो पता है ना आपको? धोरे मतलब पास पास जाना पड़ रहा है, ठीक है। उड़ीसा की भूमि से प्रणाम। उड़ीसा यार तुम मुझे बुलाओ एक बार, उड़ीसा वाले लोगों आप मुझे बुलाओ। मैं खुद चाहता हूं कि आप मुझे बुलाओ और मैं जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाऊं। अब इसका आंसर गोवा होगा, बात हो चुकी है पहले ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान के बारे में, ठीक है। चलिए, तो पुरस्कार और सम्मान के बारे में हम बात करते हैं। आगे बढ़ लीजिए फटाफट। 2023 के लिए 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? 2023 के लिए देखो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो होता है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है एक प्रकार का। कैसा होता है? एक प्रकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है एक प्रकार का। उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको देखने को मिल रहा है क्या? दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको देखने को मिल रहा है, और इसमें पूछा जा रहा है कि किसको मिल रहा है। तो ये मिला है मोहनलाल जी को, ठीक है। किसको मिला? मोहनलाल जी को मिला है, याद रखना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। 82वां वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म निर्माता ने जीता है? 82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पूछा जा रहा है कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल अभी आपको देखने को मिले हैं, तो इसमें ये अवार्ड किसको मिला है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। याद रखना, फटाफट आप मुझे बताइए। एक मूवी आती है सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज, ठीक है। सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज एक मूवी आती है, मूवी का नाम है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। फॉरगॉटन ट्रीज ये मूवी का नाम है, ठीक है। तो इसको 82वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट अवार्ड मिला। इन महिला का नाम है अन्नपूर्णा राय। तो ये अन्नपूर्णा राय जी को मिला है, ठीक है। इनके बारे में आप याद रखना, इनके बारे में आप याद रखना, ठीक है। भूलेंगे नहीं आप, अन्नपूर्णा राय जी के बारे में आप याद रखेंगे। आगे आगे बढ़िए, अगला सवाल ये रहा। बराक ओबामा ने किस डॉक्यूमेंट्री के लिए 2025 में आउटस्टैंडिंग नैरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है? एमी पुरस्कार जीता है। देखो, बराक ओबामा ने एक एमी पुरस्कार जीता नैरेटर के तौर पर। अच्छा, नैरेटर क्या होता है? मूवी के अंदर नैरेटर क्या होता है? कई बार आप मूवी देखते हो तो मूवी जब स्टार्ट होती है तो आवाज आ रही होती है ना बैकग्राउंड में, कहानी की शुरुआत तब से हुई जब पूरी दुनिया में, मतलब देखो पूरा, कहानी की शुरुआत तब हुई जब एक यूट्यूब चैनल क्रिएट होता है जिसका नाम था जीत राणा जीएस। शुरुआत से ही आशय बहुत निपुण था। वो चाहते थे कि हर एक छात्र एक बेहतर दिशा में अच्छा कार्य कर पाए। लोगों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने किसी भ्रामक प्रदर्शन का प्रयोग नहीं किया, कोई फर्जी थंबनेल नहीं बनाए। लोगों ने बहुत सराहा, लेकिन धीरे धीरे लोग उन्होंने बाकी लोगों को बताया, लेकिन हर एक लोग को जो साथ में लाना एक बहुत लंबा कार्य था, जिसके लिए उन्होंने बाकी लोगों को कहा, और वो बाकी लोग आज क्लास में मौजूद है और खास लोग कहलाते हैं। दिस इज नैरेशन। फिर मूवी चलती है, बीच बीच में ऐसे साउंड आती रहती है, वो नैरेशन होता है। तो नैरेशन के लिए बेस्ट अवार्ड मिला है किसको? बराक ओबामा को मिला है, क्योंकि बराक ओबामा प्रेसिडेंट तो बन नहीं सकते, राइट? प्रेसिडेंट तो बन नहीं सकते, तो इनका याद रखना। आर ओशियन करके एक मूवी आया था, आर ओशियन करके एक मूवी आया था, तो उस आर ओशियन है, ये आवर के लिख रखा है, आर बोलते हैं इसको, आर ओशियन करके मूवी आया था, उसके लिए इनको ये अवार्ड जो है मिला है। इनके बारे में याद रखना, बेस्ट नरेटर अवार्ड का पुरस्कार इनको मिला है ना।
कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? 10,000 से ज्यादा की पॉइंट में है। तो सेकंड नंबर पे तो है जबलपुर, सेकंड पे तो है जाएगा जबलपुर, जबलपुर हो जाएगा। पहले नंबर पे हमेशा की तरह इंदौर ही रहेगा, पहले नंबर पे हमेशा की तरह इंदौर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और 3 से 10 लाख की आबादी में अमरावती आ जाएगा, ठीक है बाबू, 10 प्लस है। 3 से 10 लाख की आबादी में कौन आ जाएगा? 10 लाख आबादी में कौन आ जाएगा? दैट इज हाँ, आबादी, पॉपुलेशन जिसकी 3 से लेकर 10 लाख है, इसके अंदर आपको अमरावती देखने को मिल जाएगा। कौन सा? अमरावती, अमरावती आपको देखने को मिल जाएगा। अमरावती से आंध्र प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लीजिए, सितंबर 2025 में किस पूर्व प्रधानमंत्री को वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया? पीवी नरसिम्हा राव स्मृति, सर दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार सम्मानित किया गया। और याद रखना, वी नरसिम्हा राव पुरस्कार इनको दिया गया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लगातार 3 बार महिला बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाली जो महिला है, इनका नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, दैट इज एटाना बोनामाटी, दैट इज एटाना बोनामाटी को अवार्ड मिला है। एटाना बोनामाटी आपको देखने को मिल जाएंगी, जिमनास्ट हैं, ठीक है, काफी फेमस हैं, फेमस जिमनास्ट आपको देखने को मिल जाएंगी, कमाल की हैं, ठीक है। अच्छा, एक सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे बैलन डी और अवार्ड है, तो बैलन डी अवार्ड का जो फंक्शन है वो आपका कहां पर हुआ है? 69वां सम्मेलन था ये, 69th बैलन डी और था ये, बैलन डी और, बैलन डी और, ये 69वां बैलन डी और था, जो आपको पेरिस में देखने को मिल जाएगा। पेरिस, पेरिस में आपको देखने को मिल जाएगा। पेरिस आपको कहां देखने को मिलता है? दैट इज एट फ्रांस, तो वहीं पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में भी आप याद रखेंगे, आपको कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई आएगी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सबसे फीचर फिल्म आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी? बेस्ट फीचर फिल्म आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सो दैट इज 12th फेल। जो 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड है बाबू, ये बहुत जरूरी है। बेस्ट एक्टर के तौर पर 2 लोगों को आपको याद रखना होगा। बेस्ट एक्टर के तौर पर अपने शाहरुख जी भी हैं, और साथ में शाहरुख भाई के साथ साथ विक्रांत मैसे भी हैं, ठीक है। बेस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड है। एक्ट्रेस है रानी मुखर्जी है। बेस्ट फिल्म के तौर पर आपको 12th फेल देखने को मिल रही है। तो बेस्ट फिल्म पूछिए, 12th फेल आप देख लेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 का पहला भारतीय विजेता कौन देखने को मिल जाएंगे? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल वाटर प्राइज। देखो, पानी को बचाने, पानी के संरक्षण में जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इनको यह अवार्ड मिल रहा होता है। और पहली बार मिस्टर हिमांशु कुलकर्णी, दिस इज हिमांशु कुलकर्णी, पानी को बचाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक होमवर्क क्वेश्चन है आपका कि हिमांशु कुलकर्णी कहां के रहने वाले हैं। एक होमवर्क है कि इनकी लोकेशन क्या है, कहां के रहने वाले, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। करेक्ट आंसर है डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहली भारतीय संस्था कौन सी है? पहली भारतीय संस्था जिसको यह अवार्ड मिला है, फटाफट इसके बारे में आप बताएंगे, बिना किसी परेशानी के आप इसके अंदर आप मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। इस बार रैमन मैग्सेसे अवार्ड, अच्छा रैमन मैग्सेसे अवार्ड अगर नहीं पता हो तो अपने केजू जी को भी मिला है। केजू जी को जानते हो ना, अरविंद केजरीवाल जी, एक ही आदमी है भाई साहब, एकदम सिस्टम वाले आदमी है, ठीक है। तो केजरीवाल जी को तो मिला ही मिला है रैमन मैग्सेसे अवार्ड इस बार का। शाहीना अली जी को भी मिला है, मालदीव की शाहीना अली है, इनके लिख देता हूं शाहीना अली, शाहीना को भी मिला है, शाहीना, शाहीना इज फ्रॉम मालदीव, इनको तो अवार्ड मिला है। और इसके अलावा एक एजुकेट गर्ल करके, एक एजुकेट गर्ल करके एरी फाउंडेशन, और इसके अलावा विलानुआ, एंटोनियो विलानुआ को भी मिला है। एंटोनियो, एंटोनियो विलानुआ, एंटोनियो वी लिख दिया है, ये फिलीपींस के हैं, दैट इज फ्रॉम फिलीपींस, फिलीपींस के आपको देखने को मिल जाएंगे, इनको भी अवार्ड मिला है। और साथ में एजुकेट गर्ल को भी मिला है, इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के द्वारा ही दिया जाता है, फिलीपीनीज के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? लिविंग जो ब्रिज पुरस्कार है, इससे किसको सम्मानित किया गया है, इसके बारे में बताइए। ये आखिरकार कौन है? सर दिस इज बेसिकली एम्बेसडर है, ब्रिटिश एम्बेसडर टू इंडिया। ब्रिटेन और भारत के बीच की कड़ी यही है, ब्रिटिश एम्बेसडर है इंडिया के लिए, इन्हीं को यह अवार्ड जो है दिया गया। फटाफट इनके बारे में बात करते हैं। इनको क्या कहा गया है? दिस इज लिविंग ब्रिज। ये इंडिया और यूके के बीच में एक ब्रिज है जो पूरे व्यापार को सही प्रकार से संभाल रहे हैं, करा रहे हैं। नाम इनका क्या हो जाएगा? दैट इज कीर स्टारमर। कीर स्टारमर इनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा, कीर स्टारमर।
ठीक है, तो याद रखना दैट इज कीर स्टारमर, जो सीधे तौर पर आपको याद रखने को मिलेगा, कीर स्टारमर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़िए। 2025 आईजी 2025 आईजी नोबेल पुरस्कार, आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन में किन भारतीयों को सम्मानित किया गया है? बताइए किन भारतीयों को सम्मानित किया गया है आईजी नोबेल पुरस्कार के अंदर? बिना किसी परेशानी के आप मुझे बताएंगे। ठीक है, याद रखना यार, ये क्या है कि आईजी जो नोबेल पुरस्कार होते हैं ये लगभग उसके समान होते हैं, बट नोबेल पुरस्कार अलग है ये। तो ये दोनों लोग, जो आंसर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, विकास कुमार और सार्थक मित्तल, विकास कुमार और सार्थक मित्तल, ये दोनों लोग हैं, यूएसए के अंदर ही पढ़ाई करते हैं, यूएसए के अंदर ही पढ़ाई करते हैं। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको यूएसए में जो देखने को मिलती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, वहीं पर यह समारोह हुआ था। तो इसका समारोह कहां आपको देखने को मिल जाएगा? समारोह आपको कहां देखने को मिल जाएगा? हार्वर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में आपको देखने को मिल जाएगा, हार्वर्ड यूएसए में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार 2025 किसको मिला है? वीके गोकक अवार्ड जो है मिला है, वो किसको आपको देखने को मिल जाएगा? लेखक है, तो ये किसको अवार्ड मिलेगा फटाफट बताइए। ठीक है, किस भाषा में मिला है वो भी देखो, आनंद वी पाटिल है, कन्नड़ में लिखते हैं, इन्हीं को यह अवार्ड मिला है। तो आपका याद रखने का तरीका ये हो सकता है, आप लिख सकते हैं गोक गो गो गो, क्या रे पाटिल, क्या पाटिल का, पाटिल को आप बोल रहे हो कि आनंद में ज्यादा आ गया क्या? आनंद है तो भाग जा, गो 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 गो, आनंद गो पाटिल। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखना। ओके, आगे हम बात करते हैं नियुक्तियों के बारे में, अपॉइंटमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। अगर आप रेडी हैं, वो कर दिया, कितना कर दिया? अच्छा, और दूसरी वाली क्लास बोल दिया? ठीक है, आगे हम बात करें भाई, लीजिए। सितंबर 2025 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अब देखिए, इनको देखकर क्या ही बोल पाएंगे आप, मुझे बताओ, इनको देखकर आप क्या ही बोल पाएंगे? ठीक है, फटाफट इनका नाम बता दीजिए मुझे, फटाफट इनका नाम बता दीजिए। इनके जो देखो करेंसी है थाईलैंड की, थाई बाट है, बैंकॉक कैपिटल है इनकी, बैंकॉक कैपिटल है, बैंकॉक इज कैपिटल, और करेंसी इनकी थाई बाट है, थाई बाट, बाट, थाई बाट जो आपको देखने को मिल जाएगी, करेंसी हो जाएगी, करेंसी हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। और पेटांगु शिनावात्रा पहले थी, पेटांगु शिनावात्रा पहले थी, अब आ चुकी है अनुतिन चारने वे कारोल, आपको देखने को मिल जाएगा चारनी वी राकुल, राकुल आप याद रख सकते। अच्छा, राकुल प्रीत सिंह आपको याद है, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, तो राकुल से ही याद रखना, राकुल, राकुल नाम आ रहा है तो आप याद रख लेना। तो राकुल प्रीत सिंह है, वो बनी है थाईलैंड की पीएम, तो राकुल से ही याद रख लेना, राकुल से याद रख लेना। और ये लग भी रही है, राइट, ये राकुल जैसी लग भी रही है ना। ये लीजिए, चाहे तो आप देख सकते हैं, शी इज मोर लाइक राकुल प्रीत सिंह, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा याद भी रख लेना। ठीक है, अनातुन राकुल आप याद रखेंगे। अगला सवाल, सितंबर 25 में किस देश ने दुनिया का पहला एआई मंत्री डायला नियुक्त किया है? डायला बेसिकली कौन है? डायला एक मिनिस्टर है जो कि एक एआई बेस्ड मिनिस्टर है, एक मिनिस्टर है जो कि एक एआई बेस्ड मिनिस्टर है, यानी अब पॉलिटिशियंस की सीट भी खतरे में है। और याद रखना, ये डाविया आपको कहां देखने को मिल जाएगी, सॉरी डायला आपको कहां देखने को मिल जाएगी? अल्बानिया में, अल्बानिया, अल्बानिया, अल्बानिया में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, याद रखना। यंगेस्ट पीएम ऑफ थाई भी कौन आपको देखने को मिल जाएगी? राकुली देखने को मिल जाएगी। दिस इज इन अल्बानिया, ये अल्बानिया में आपको देखने को मिल रही है, क्यूट लग रही है, मांझा मांझा, घर शिकायत कर दूंगा तुम्हारे। सितंबर 2025 में संयुक्त राज्य अमीरात में भारत के लिए नए राजदूत कौन अपॉइंट हुए हैं? यूएई के लिए भारत के नए एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, अगर आप जाना चाहते हो यूएई में, तो आपकी छाती में होना चाहिए पीतल, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगहों में से एक कंसीडर की जाती है। अब पीतल से आ जाएगा मीतल, तो मीतल से आपको करेक्ट आंसर याद रखने हैं, सो दैट इज बेसिकली दीपक मित्तल, तो दीपक मित्तल आपको यहां पे याद रहेगा। ठीक है, अभिमन्यु कैसे हो भाई, तुम गुजरात में हो? ठीक है, याद रखेंगे। सत्यवीर कैसे हो भाई साहब? सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन आपको देखने को मिलती हैं? हु बिकेम नेपाल्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन सितंबर 2025, सितंबर 2025 के अंदर
नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन आपको देखने को मिली है? नेपाल के अंदर हालात थोड़ी आपने भी देखा किस प्रकार की चल रही हैं, लेकिन अब नेपाल में कोई चाहिए बहुत सुशील, कोई ऐसी महिला चाहिए जो बहुत सुशील हो, बहुत सुशील। अच्छा, मेरा मित्र भी है क्लास के अंदर जिसका नाम ब्रूस वेन है। ब्रूस वेन इज माय पर्सनल फ्रेंड। तो ब्रूस वेन क्लास के अंदर आ चुका है। ब्रूस वेन कह भी रहा है, क्या रे ब्रूसू, बताइएगा। फिलहाल अगर मैं इनकी बात करूं, बहुत सुशील महिला है ये, बड़ी सुशील महिला है, इसलिए इनका नाम सुशीला है। लेकिन बहुत काम की महिला है ये, कार्की। तो सुशीला कार्की आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सुशीला कार्की आपको देखने को मिल जाएगा, सीधे तौर पर याद रखना, भूल मत जाना बिना किसी परेशानी के, ठीक है, याद रखना। इनका प्रीवियस वर्किंग मुझे बता दो, पहले ये क्या थी, पहले क्या करती थी? सर पहले सास बहू के नाटक देखती थी? नहीं, पहले ये नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जज रह चुकी हैं, ठीक है। फॉर्मर चीफ जज ऑफ नेपाल सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर चीफ जज रह चुकी हैं, फॉर्मर सीजेआई, फॉर्मर सीजे ऑफ एन, अरे लिख दूं पूरा यार, फिर भूलोगे, पता नहीं क्या लिख दिया। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल है, नेपाल, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल है, नेपाल की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, ठीक है। इनके बारे में याद रखना भाई। अर्जुन चौधरी बाबू मैं करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। आगे हम बात करते हैं। सितंबर 2025 में कुवैत में भारत की नई राजदूत कौन नियुक्त की गई है? कुवैत के अंदर नियुक्त की गई हैं नई राजपूत नियुक्त की गई हैं, तो दैट इज प्रमिता, दैट इज प्रमिता त्रिपाठी। त्रिपाठी जी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखना। अब प्रमिता त्रिपाठी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अखंडानंद त्रिपाठी से रिलेटेड करती है, नहीं, ये अलग हैं, अलग हैं, हम हमें अपने में मत छोड़िए, ठीक है। तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 25 में भारत का नया उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? उपचुनाव आयुक्त हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर इन सितंबर 2025। सितंबर 2025 के अंदर नया डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन नियुक्त किया गया है? पवन कुमार शर्मा है, रघुवीर सिंह संधू है, विवेक जोशी है, ज्ञानेश कुमार है, ठीक है। डेप्यूटी इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, डेप्यूटी के बारे में। इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल 324 आपको देखने को मिलता है, जो इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा करता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा करता है। फटाफट इनके बारे में बात करिए, दैट इज पवन कुमार शर्मा। पवन कुमार शर्मा आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, आप में से काफी सारे लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं किस चीज की? स्टैटिक जीके के कोर्स की। पीडीएफ इसकी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जितनी भी डिमांड्स आ रही हैं, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, हर एक प्रकार का छोटा छोटा कोर्स जरूर आएगा, ठीक है। मैं खुद नहीं चाह रहा कि मैं कोर्सेज वगैरह भी लॉन्च करूं, ठीक है। मैं यूट्यूब पे ही पूरा कंटेंट पढ़ाना चाह रहा हूं, उसके बाद आप आराम से पढ़ लेना ताकि आप अपने बच्चों को भी उसी बढ़िया। सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो ये महिला आपको कौन देखने को मिल रही है, जो कि यूनाइटेड नेशंस वुमेन कमीशन के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर चुनी गई हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर चुनी गई हैं। इनके बारे में आप मुझे बताएंगे। सर बहुत सीमा वाली बात हो गई है, ठीक है, चलिए। तुम नमक नहीं कवि, तुम चंदन हो, तुम चंदन हमारे माथे का, फटाफट लिखिए, इसके बारे में याद रखना, दैट इज सीमा बहोश। सीमा बहोश आपको देखने को मिल जाएंगी, जो यूनाइटेड नेशन वुमेन कमीशन के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। वुमेन्स को लेकर यूनाइटेड नेशन पहली बार टिल्टनेस दिखाता है 1993 में 25 जून के दिन। वुमेन्स को लेकर, उनके राइट्स को लेकर पहली बार कमीशन का ऑर्गेनाइजेशन करता है, 1997 तक ये वर्किंग में आ जाता है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल। सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया? दक्षिण कोरिया की बात कर रहा हूं, इसके बारे में आप मुझे बताइए। दक्षिण कोरिया की मैं बात कर रहा हूं, ये आपको कौन देखने को मिल जाएंगे? सर ये गौरंग लाल दास हैं। अच्छा देखो एक बात है, दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया है, वो ऐसे वगैरह कुछ बना रहे होते हैं, राइट। तो साउथ कोरिया में रंगों का बड़ा खेल है, साउथ कोरिया में रंगों का बड़ा खेल है। जैसे हमारे यहाँ चल रहा होता है लाल दिल, है ना, हमारे यहाँ कैसा चल रहा होता है भाई, सब लाल दिल चल रहा होता है हमारे यहाँ, लाल दिल, ठीक है, लाल दिल चल रहा होता है। लेकिन साउथ कोरिया में क्या चल रहा होता है? साउथ कोरिया में अलग चला रहे हैं ये लोग। साउथ कोरिया में ये पर्पल दिल चला रहा है, ठीक है। ऐसा सूत्रों के हवाले से मुझे पता लगा है कि ये लोग पर्पल दिल चला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सही है ना, पर्पल दिल चला रहे हैं, ऐसा कुछ तो है, हाँ। तो यहाँ रंगों का बड़ा खेल है, तो साउथ कोरिया है तो रंगों से रंग लाल नहीं है, वहां पे रंग लाल आपका नहीं है, आप याद रख लेना। तो रंग लाल से आपको हिंट मिल जाएगी कि गो रंग लाल नहीं है, वहां पर्पल चल रहा है।
पर्पल चल रहा है। अब ये तो इंडिया के हैं ना भाई साहब, अपने ये भाई साहब तो इंडिया के हैं, तो इनका तो रंग लाल है। वहां जाके इनको पता लगा कि रंग तो पर्पल होना चाहिए था, इस चक्कर में इनको दास बना लिया गया, तो बात खत्म हुई। गो रंग लाल दास। दास कैसे बने? क्योंकि इनका रंग लाल है। बहुत बढ़िया, अद्भुत। आगे हम बात करते हैं ब्रूस। सीआईएसएफ के नए डीजी के बारे में बताओ ब्रूसू भाई। सीआईएसएफ के नए डीजी आपको कौन देखने को मिलते हैं? फटाफट इनके बारे में आप मुझे बता देंगे। सर ये सीआईएसएफ के नए डीजी हैं, नाम बताइए सर। दैट इज, ये आपके कौन है? रंजन साहब हैं ये, ठीक है। फोटो तो गलत लगा रखा है, भट्टी साहब का फोटो लगा रखा है भाई। प्रवीर रंजन बन रखे हैं, फोटो गलत लगा है, भट्टी साहब का है। राजविंदर सिंह भट्टी है ये, जिनका फोटो लगा हुआ है, याद रखना, ठीक है। अभी प्रवीर रंजन आपको देखने को मिल जाएगा, प्रवीर रंजन देखने को मिल जाएगा, फोटो गलत है ये, ठीक है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, हमें यहां से पता लगा उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी राधाकृष्णन। नए सचिव के तौर पर कौन है? बहुत खरे आदमी है, बड़े खरे आदमी, अमित खरे भाई, नाम है अमित खरे, नाम आपको इनका रखना होगा। सीआईएसएफ की स्थापना कब होती है? 1969 के अंदर है। सीआईएसएफ की स्थापना कब होती है? 1969 के अंदर है। इसके हेडक्वार्टर कहां पे? न्यू दिल्ली के अंदर। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर इसके हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 1969। आगे बढ़िए, अगला सवाल। ये भी हो गया क्लियर। अगला सवाल, नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? नेपाल। अब सुशीला कौर की तो नहीं हो सकती, ऑब्वियस सी बात है, सुशीला कौर की तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर? ये तो इंटरिम पीएम बना दी गई, तो फिर है कौन सर? भंडारी। कौन सी भंडारी? सविता भंडारी भाई साहब, ठीक है सर, याद रखेंगे सविता भंडारी, हम याद रखेंगे सविता भंडारी, आप याद रखेंगे, क्योंकि अटॉर्नी बन रहा था इनको। अटॉर्नी का काम होता है लीगल सलाह देना, जिनको भंडारी का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस होता है वो अच्छी लीगल सलाह दे सकते हैं, ठीक है, याद रखना। अच्छा, बुक लॉन्च की मैं बता दूं, बुक लॉन्च का सिस्टम है, हमारी बुक के ऊपर ऑफर है, बुक के ऊपर प्रॉपर ऑफर है। शायद मेरे देखो यार, मैं किताब वगैरह शो नहीं करना चाहता, अभी मैंने यहाँ पे रखी है, आप सर्च कर सकते हैं, जाइए जाके सर्च कर लेंगे, किताब पे ऑफर रहेगा 3-4 दिन, ठीक है, तो उसको आप देख लेना, ऑफर रहेगा। मेरी मूल विधि की किताब पर भी रहेगा, मेरी स्टैटिक की किताब पर भी रहेगा, सभी किताबों पर मेरा ऑफर रहेगा, ठीक है, आप जाके देख लेना, जो बच्चा लेना चाहता है वो ले सकता है, ठीक है। इतना ही प्रमोशन मैं कर पाता हूँ, ठीक है, मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि तुम मेरे लिए मेरे खरीदार नहीं हो, मेरी भावनाओं का हिस्सा हो, बात खत्म हुई। आगे बढ़िए। सितंबर 2025 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री आपको कौन देखने को मिलते हैं, इनके बारे में आप मुझे बताइए। न्यू पीएम ऑफ फ्रांस आपको कौन देखने को मिल जाएगा? फटाफट इसके बारे में बताएंगे। दैट इज लोकारेनु, लोकारेनु आपको देखने को, सेबेस्टियन, सेबेस्टियन आपको देखने को मिल जाएंगे, लोकारेनु आपको देखने को मिल जाएगा, सेबेस्टियन लोकारेनु आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए डीजी किसको बनाया गया है? आईटीबीपी के नए डीजी किसको बनाया गया है, इनके बारे में बताइए। आईटीबीपी के नए डीजी किसको बनाया जाएगा, इनका बताइए सर। दैट इज बेसिकली प्रवीण कुमार, दैट इज बेसिकली प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार को देखने को मिल जाएगा, नए डीजी बनाए गए हैं प्रवीण कुमार। राधाकृष्णन कौन है? अरे वीपी बने, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट एडवाइजर बने हैं, ये वीपी एडवाइजर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इनका सवाल अगला वाला आपको देखने को मिल जाएगा, टीसीए कल्याणी जी का अगला सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल समझिए, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? दिल्ली से रिलेट करते हैं, नाम इनका बता दीजिए। वैसे गुजरात टाइटंस के क्या वो कोच भी रह चुके हैं, गुजरात टाइटंस के एसोसिएट कोच भी ये रह चुके हैं, आदमी बहुत जोर के हैं। इनका नाम फटाफट से आप मुझे बता देंगे। ये 37वें नंबर के अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे। बीसीसीआई की स्टैब्लिशमेंट 928 में हुई थी और 37वें अध्यक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे, 37th अध्यक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। नाम है इनका मिथुन दादा, मिथुन मनहास आपको नाम देखने को मिल जाएगा। मजबूत आदमी है, ठीक ठाक है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि कुछ बड़े बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनके आने से बड़े बदलाव आप एक्सेप्ट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। लीजिए आगे आपको देखने को मिलता है, नाम पता लग रहा है, हाई कमिश्नर टू कनाडा। कनाडा के अंदर हाई कमिश्नर है। देखो कनाडा के अंदर तुम समझना, कनाडा के अंदर समझना, जैसे कनाडा के अंदर कोई भी लड़का जा रहा होता है तो घर वाले कह रहे होते हैं कि कनाडा में जाके पट ना जाइए लाडले तो जैसे हमारे मतलब हमारी फैमिली में से भी प्लस हमारे रिलेशंस में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कनाडा में हैं, तो घर वालों का एक ही बात कहनी होती है उनसे कि बाबू कनाडा में जाके किसी से पट ना जाइयो वरना दिक्कत हो जाएगी तुझे। तो कनाडा में जाके पट ना जाइयो, बस पटना मत जाइयो, तो बस पटना नहीं है किसी भी प्रकार से, तो याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा क्या लेवल, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा दिनेश पट नाइक कनाडा। और दूसरा तरीका ये भी याद रख सकते हो
कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है आपका, वहां पर कनाडा बिल्कुल पटना की तरह है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। तो ये दोनों ही चीज आप याद रखना, ये निमोनिक्स होती हैं। दिस ट्रिक इज कॉल्ड एज निमोनिक। आप कभी नहीं भूलोगे ये सवाल, आप कभी नहीं भूलोगे, यकीन मानना, इसको आप कभी नहीं भूल सकते। ये निमोनिक टेक्नोलॉजी है जो मेरी क्लास में आपको हमेशा देखने को मिल जाएगी, आपको याद कराने के लिए बेस्ट है ये, ठीक है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द आईएमएफ? आईएमएफ के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? इनके बारे में आप मुझे बताइए फटाफट से। नाम देख के, मतलब फोटो देख के आपको समझ आ गया, उर्जित पटेल है ये, इन्हीं को अपॉइंट किया गया। ये फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। चलिए, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है ये, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर। आगे बात कर, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? गवर्निंग बोर्ड के हेड के तौर पर एनएसई के अंदर किसको नियुक्त किया गया है? दैट इज श्रीनिवास, दैट इज श्रीनिवास आपको देखने को मिल जाएगा, इंजेटी, श्रीनिवास इंजेटी आपको देखने को मिल जाएंगे। एनएसई की स्थापना 1992 में आपको देखने को मिल जाएगी, 1992 में एनएसई की स्थापना आपको देखने को मिल जाएगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ग्रेटर नोएडा से नमस्कार, नमस्कार भाई साहब यादव जी। चलो जी, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, सितंबर 2025 में मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए हैं? इनके बारे में आप बताएंगे। इनका नाम है, किस राष्ट्रपति हैं? हु इज रिइलेक्टेड एज, अच्छा गयाना, गयाना के ही है, इसमें दिख रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ गयाना। प्रेसिडेंट ऑफ गयाना कौन बनाए गए? मोहम्मद इरफान अली। हिंदी गलत है इसकी। प्रेसिडेंट यहाँ के कौन बनाए गए हैं? इरफान अली आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखना। अगला, सितंबर 2025 में ब्रिटेन के पहले अश्वेत उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? डेविड लैमी। डेविड लैमी है ब्रिटेन के पहले अश्वेत, ब्रिटेन के पहले अश्वेत आपके वाइस वाइस प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लैमी आपको देखने को मिल जाएंगे, कौन? लैमी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अखिल भाई क्या दिक्कत हुई आप बताओ तो। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के 13वें निदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? आपको देखने को मिल जाएगा बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के बारे में आपसे पूछने को मिल रहा है। 13 फरवरी 1890 इसकी स्थापना हुई, 13 फरवरी 1890, 13 फेब 1890 में स्थापना होती है इसकी, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और कनाड दास आपको देखने को मिलता है, कनाड दास, कनाड दास आपको देखने को मिलते हैं, जो यहां पर आपको स्थापना के अंदर बहुत परम प्रतापी तौर पर देखने को मिल रहे हैं। यही करेक्ट आंसर के तौर पर आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है किसी भी परिस्थिति या किसी भी प्रकार से, इनके बारे में आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए, भारत की नई महालेखा सीजीए के रूप में, बाबू कैग नहीं पूछा है, कैग संजय मूर्ति है, कैग कंफ्यूज मत होना, कैग संजय मूर्ति, कैग संजय मूर्ति है, मूर्ति है जो हाँ आर्टिकल 148 से लेके 151 के बीच में देखने को मिलते हैं। लेकिन कैग अपनी हेल्प के लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को अपॉइंट करता है, जो टीसीए कल्याणी आपको देखने को मिलती है, टीसीए कल्याणी आपको देखने को मिल जा रही होती है। कौन है बाबू? टीसीए कल्याणी आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? नाम आप जानते हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं है, सीपी राधाकृष्णन आपको नाम देखने को मिल जाएगा। सितंबर 2025 में जमैका में तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जमैका के तीसरी बार के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, इनका नाम बताइए फटाफट, इनका नाम बताइए, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट बताओ। देखिए, अगर आपको कोई भी टेक्निकल समस्या है, ऐप के संबंध में है, तो आप कृपया करके हमारे टेक्निकल टीम को कॉल कर लें। अगर आपको कोई भी समस्या है जीके के रिलेट करती है, उसका समस्या का समाधान मैं क्लास में खड़े हुए यहीं पर कर दूंगा। कोई और समस्या है तो आप कॉल कर, ठीक है। मैं बस इतना ही कह, ठीक है। तो अब मैंने पूछा किसके बारे में? एंड्रयू हॉलनेस है यार, ये तो दिस इज एंड्रयू हॉलनेस, जमैका के जो बने हैं, दैट इज एंड्रयू हॉलनेस बने हैं, और ये थर्ड टर्म है इनका, ठीक है। तीसरी बार बने हैं ना, हाँ, तो लिख भी रहा है, थर्ड टर्म आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रयू भाई का, एंड्रयू भाई का थर्ड टर्म आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, सितंबर 2025 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा कौन निर्वाचित हुए हैं? हु वाज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे इन सितंबर 2025?
सितंबर 2025 के अंदर नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त हुए हैं, इनका नाम आपको बताना है, वो कौन है? तो दैट इज बेसिकली जोनास भाई। कौन है? जोनास भाई आपको देखने को मिल जाएंगे। निक्की जोनास के चाचा का छोरे हैं, नाम है जोनास। ठीक है, तो जोनास गेहर स्टॉ आपको देखने को मिल जाएगा। स्टोरी जोनास गेहर स्टोरे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हैं जो आपको यहां पर दिख रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करें। अब आगे अगला टॉपिक स्टार्ट होता है स्पोर्ट्स कैटेगरी का। यानी स्पोर्ट्स कैटेगरी के अगर क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं तो बता दीजिए, क्या आप तैयार हैं? सर मामा आपको बुक मंगाए हैं। आपके मामा जी भी पढ़ते हैं मुझसे? क्या बात है स्टडी भाई। डीप भाई, डीप स्टडी करते हैं, इनका नाम डीप है। सर इंग्लिश मीडियम में आ रही है क्या बुक? आ जाएगी भाई, इंग्लिश मीडियम में भी कुछ समय लगेगा, इंग्लिश मीडियम में भी किताब आएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। लीजिए अगला सवाल। खेल या स्पोर्ट्स से रिलेटेड बातें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। खेल या स्पोर्ट्स से रिलेटेड बातें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं। 2025 की दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? तो बताइए, विच टीम क्लिंचड द टाइटल ऑफ 62nd एडिशन ऑफ दिलीप ट्रॉफी इन 2025? दिलीप ट्रॉफी 2025 का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है, इसके बारे में आपको बताना है। दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट के अंदर खेली जा रही होती है और क्रिकेट से ही रिलेट करने वाली एक बड़ी ट्रॉफियों में से एक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फटाफट याद रखना। और अगर हम बात करें ये जीता किसने? सर ये सेंट्रल जोन ने जीता है। 62वां संस्करण आपको देखने को मिल जाएगा। 62वां संस्करण है, 52nd एडिशन है। ठीक है, और ये आपका सेंट्रल जोन ने जीता है। ये आपके सेंट्रल जोन के द्वारा जीता गया, सेंट्रल जोन के द्वारा जीता गया है। ठीक है, किसको हराया था? साउथ जोन को। रनर अप रहे हैं, रनर अप, और लास्ट ईयर के चैंपियन भी थे, रनर अप रहे हैं। एडिशन कौन था? 62nd एडिशन था। 61वें एडिशन में साउथ जोन जीता था, बेंगलुरु को हराया था। ठीक है, बट अब की बार सेंट्रल जोन जीता, साउथ जोन को हराया। 62वां एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। वेन फाइनल कहां पे हुआ था? बेंगलोर में फाइनल हुआ था। लेकिन अच्छा लिख सकते। 2025 में महिला हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता है? वोमेन्स एशिया कप जो है वो जीता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये वोमेन एशिया कप किसके द्वारा जीता गया, इसके बारे में बताओ। सर वोमेन एशिया कप जीतने की क्षमताएं अगर किसी में है तो वो चाइना के अंदर है। चाइना के द्वारा ही इसको जीता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इंडिया ने क्या जीता? इंडिया ने जापान जीता। ब्रॉन्ज किसने जीता? जापान ने जीता। ब्रॉन्ज जीता जापान ने। तो याद रखना, इंडिया ने तो जीता है सिल्वर, इंडिया ने जीता है सिल्वर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जापान ने क्या जीता? जापान ने जीता है आपका क्या वाला? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज आपका जीता है जापान ने, ब्रॉन्ज जीता है जापान ने। और वो किसके अंदर बात कर रहे हैं? हॉकी के अंदर मैं बात कर रहा हूं, बिना किसी परेशानी के। आप याद रखना, ये हांगजू चाइना के अंदर आपको देखने को मिले थे। कहां देखने को मिले थे बाबू? दैट इज इन हांगजू चाइना आपको देखने को मिले हैं। हांगजू चाइना @ हांगजो, हांगजो चाइना, हांगजो चाइना में आपको देखने को मिले थे। अगला सवाल है, अगस्त 2025 के लिए आईसीसी पुरुष महां का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया है? किसके लिए? अगस्त 2025 के लिए। दैट इज मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज आपको देखने को मिल जाएंगे। विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप की हम बात करें तो इसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहली जो वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप होती है उसको जीतने वाले कौन व्यक्ति आपको यहां देखने को मिल जाएंगे? इनके बारे में आप मुझे बताओ बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के। दैट इज बेसिकली गोपाल कामत, माधव गोपाल कामत आपको देखने को मिल जाएंगे। माधव गोपाल कामत आपको देखने को मिल जाएंगे। स्क्रैबल का मतलब होता है वर्ड्स वगैरह जो क्रिएट करने होते हैं, वर्ड्स बनाना, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। यस, यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप आपको देखने को मिलते हैं माधव गोपाल कामत। नेक्स्ट अगला सवाल है, फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई है? F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025। फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसके द्वारा जीती गई है? रेडबुल के प्लेयर मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीती गई है। और रेडबुल प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। जिनका नाम क्या हो जाएगा बाबू? मैक्स वर्स्टैपेन जिनका नाम हो जाएगा, इनके बारे में याद रखना। अगला सवाल है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द मेंस हॉकी एशिया कप 2025? हॉकी एशिया कप जो हुआ था वोमेन्स का जीता है चाइना ने, राइट?
वुमेन्स का किसने जीता? हॉकी एशिया कप चाइना के द्वारा जीता गया। मेंस कैटेगरी में अगर हम जाएंगे, मेंस कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें, साउथ कोरिया को हराकर इंडिया ने जीता, 4-1 से हराया था। ठीक है, जैसा मैंने बताया साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया को हराकर, साउथ कोरिया वर्सेस इंडिया का मैच हुआ था, 1-4 से हराकर इंडिया ने इस मैच को जीता, इंडिया ने इस मैच को जीता। ठीक है, अब इसके बारे में हमेशा इस बात को आप याद रखना। ठीक है, चलो बिना किसी परेशानी के, अब पॉइंट यही होगा कि भाई तीसरे नंबर पे कौन था? मलेशिया। चौथे पे कौन था? चीन। चौथे पे चीन था। हुआ कहां पे था? राजगीर में हुआ था। हुआ कहां पे था? बिहार के अंदर हुआ था। बिहार के अंदर तुम्हें लगता है कि कोई और जीत पाता बिहार के अंदर? और भैया कैशन बा का राहत बानी, तुम जीते कि नहीं? तो बिहार के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि यूपी, बिहार, हरियाणा, एमपी, ये एकदम प्राइम लेवल के लोग हैं यार। ठीक है, राजस्थान भी शामिल है इसमें। 2025 में लगातार दूसरी बार फाइड महिला ग्रैंड प्रिक्स स्विश शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने हासिल किया है? तो दैट इज अगेन वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू आपको देखने को मिल जाएंगे, काफी इंपोर्टेंट, आप इनके बारे में याद रखना। ग्रैंड स्विस इनके द्वारा जीता गया है, इनके द्वारा ग्रैंड स्विस जीता गया है, इनके बारे में याद रखना, इनके बारे में याद रखना बिना किसी परेशानी के। नेक्स्ट है, बिहार की पहली महिला फाइड मास्टर स्ट्रोक कौन बनी है? बिहार की पहली महिला फाइड मास्टर स्ट्रोक कौन बनी है? फाइड मास्टर्स कौन होते हैं वैसे मैं बता दूं, फाइड मास्टर्स वो होती हैं कि जो इंपोर्टेंटली मतलब यंग एज के अंदर एक अच्छी चाइल्ड प्रोडिजी के तौर पर वो काम कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में सीधे तौर पर याद रखना कि फाइड मास्टर्स कौन बनी है, फाइड मास्टर कौन बनी है, इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो दैट इज बेसिकली मरियम फातिमा, दैट इज बेसिकली मरियम फातिमा आपको देखने को मिल जाएंगी, इनके बारे में सीधे तौर पर याद रखना। दैट इज मरियम फातिमा, दैट इज मरियम फातिमा जो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? पुरुष क्रिकेट एशिया कप जो जीता है यह किसके द्वारा जीता गया है, इसके बारे में आप बताइए। एशिया कप इस बार का किसने जीता है? हु वॉन द एशिया कप? हु वॉन द एशिया कप? एशिया कप को किसके द्वारा जीता गया? इसमें तो आप जान ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान को हमने इतना बुरा हराया है इस बार जिसका कोई जवाब ही नहीं है। इंडिया जीता है, इंडिया ने पाकिस्तान को रनर अप रखा और 3 बार इनको एक ही इवेंट में इनको 3 बार हराया गया है। ये बहुत बुरी तरह मारा है। ठीक है, एक तो होता मार लगाना, एक होता बहुत बुरी तरह मार लगाना, फिर आता है पाकिस्तान की धुलाई करना। ये वही कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा ने 2025 में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता है? ज्यूरिख डायमंड लीग का फाइनल हुआ था, नीरज भाई वहां पर पहुंचे और अच्छा खासा इन्होंने वहां परफॉर्मेंस दिया। तो वहां पर इन्होंने कौन सा जो इवेंट है वो जीता? ठीक है, फटाफट बताइए सर। जर्मनी के जूलियन वेबर है, 91 मीटर फेंक देते हैं। उन्हीं की वजह से आजकल मैं और नीरज भाई दोनों परेशान चल रहे हैं, क्योंकि जूलियन ने फिर से 91 मीटर फेंक दिया, जूलियन वेबर ने फिर से 99 मीटर फेंक दिया। अब मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा से अपनी जेवलिन थ्रो में वापस आना पड़ेगा। ठीक है, मुझे जहां तक लग रहा है यही चीज अब पॉसिबल हो सकती है जो अब इंडिया को दोबारा से गोल्ड दिला सकती है। इनको तो सिल्वर मिला है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ही फेंकूंगा अब 100 मीटर पार। ठीक है चलिए, कि मैं क्यों फेंकूंगा 100 मीटर पार? क्योंकि मेरे पास आप सभी लोगों की, कि बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पास फेक सब्सक्राइबर है, हमारे पास फर्जी थंबनेल है, बस ये है वो है। तुम्हारे पास क्या? क्योंकि मेरे पास खास लोग, बस that's it। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल आपको देखने को मिल रहा है, फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसके द्वारा जीती गई है? डच ग्रैंड प्रिक्स के बारे में पूछा जा रहा है, ये किसके द्वारा जीती जाएगी? इनके बारे में आप मुझे बताइए। डच ग्रैंड प्रिक्स के बारे में आप मुझे बताओ। यहां आपको कौन देखने को मिल जाएगा? दैट इज ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री आपको देखने को मिल जाएंगे, सीधे तौर पर याद रखना, ऑस्कर पियास्त्री आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं के द्वारा डच ग्रैंड प्रिक्स जीती गई है। इटालियन मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है, इटालियन मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी की बात चल रही है, इनके बारे में बताइए कौन इसको, महिलाओं की बात चल रही है। तो महिलाओं के जो कप है उसकी मेजबानी इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर करने वाले हैं। इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर करने वाले हैं। भारत और श्रीलंका आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे जो इस बार मेजबानी करने वाले हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इश्यू होगा। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है?
हु वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल एट यूएस ओपन 2025? यूएस ओपन इस बार का किसके द्वारा जीता गया उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। दैट इज वन एंड ओनली कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज आपको देखने को मिल जाएगा। कार्लोस अल्कराज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना। और महिला की अगर मैं बताऊंगा वो आपको कौन देखने को मिल जाएंगी? बेलारूस की एरियाना शेबलेंका। बेलारूस की एरियाना शेबलेंका, एरियाना शेबलेंका, वोमेन में शेबलेंका आपको देखने को मिल जाएंगी। वोमेन कैटेगरी के अंदर जीतने को मिल जाएंगी एरियाना शेबलेंका। इधर कार्लोस आपके जीत गए हैं, इधर कार्लोस अल्कराज आपको जीते हुए देखने को मिल जाएंगे बिना किसी परेशानी के। याद रखना कार्लोस कहां के? स्पेन के हैं। कार्लोस इज फ्रॉम स्पेन। कार्लोस कहां के? इज फ्रॉम स्पेन। ये स्पेन के आपको देखने को मिल जाएंगे। ही इज फ्रॉम स्पेन। याद हम रखते हैं। अगला सवाल, ज़ारा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? इनके बारे में बताइए। एक अवार्ड चलता है फज्र ग्लोबल सुपरस्टार अवार्ड जो होता है वो किसको मिला है? सो दैट इज प्रणव वेंकटेश। प्रणव वेंकटेश आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको यह अवार्ड मिला है। नाम है प्रणव वेंकटेश, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। अगला सवाल ये रहा, भारतीय फुटबॉल टीम ने काफा नेशंस कप में कौन सा पदक जीता है? सर ये काफा नेशंस कप के अंदर ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं फुटबॉल के अंदर, ये ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। किसके अंदर है? काफा नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? सर जो पदक इनके द्वारा यहां जीता गया है इंडियन फुटबॉल टीम के द्वारा, वो काफा नेशंस कप के अंदर जीता गया। दैट इज कांस्य, दैट इज ब्रॉन्ज। इसके बारे में सीधे तौर पर याद रखना। दैट इज कांस्य, दैट इज ब्रॉन्ज। सीधे तौर पर आप इनके बारे में याद रखेंगे। कोई दिक्कत आप इसके अंदर देखेंगे भी नहीं कि कोई दिक्कत आ जाएगी। अब हम बात करते हैं इंडेक्सेस के बारे में। कुछ इंडेक्सेस के क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। ओया पल पल बेहाल जीना। आगे हम बात करें इंडेक्सेस के बारे में। एक अखिल नाम का एक बच्चा कह रहा है, सर आपको अपने पैसे से मत। अखिल मेरे लाल, आपने चैनल पे मोनेटाइजेशन तक ऑफ है, आप कह रहे हो मुझे अपने पैसे से मतलब है। द मोनेटाइजेशन ऑफ दिस चैनल इज करंटली ऑफ, तो वो पहले से ही ऑफ है। तो अखिल इस प्रकार की बातें तो आप नहीं कहो तो, ठीक है, याद रखना। आज तक आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा बैच का प्रमोशन, अगर देखा है तो बताओ कि सर आप बैच का प्रमोशन। अखिल इस प्रकार के आरोप ना लगाए, ना लगाए, ना लगाओ, वत्स ना लगाओ, मान जाओ। ठीक है, फटाफट बताइए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक आपको कितनी देखने को मिल जाएगी? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इंडिया की रैंक इसमें कितनी देखने को मिल जाएगी वो आप मुझे बताएंगे। इनोवेशन के बारे में आप मुझे बताएंगे क्या रैंक आपको देखने को मिल जाएगी। स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए आपको शुरुआती तौर पर देखने को मिल जाएंगे। फटाफट बताइए। टॉप 3 कंट्री जैसे मैंने बताया, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड आपको देखने को मिल जाएगी टॉप पर। ठीक है, इंडिया की रैंक आपको 38 देखने को मिल जाएगी। इंडिया, इंडिया आपको 38 देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट पर स्विट्जरलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया का स्कोर भी यहां पर पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया का स्कोर कितना है? 40.5 है स्कोर। 40.5 स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम पर स्विट्जरलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लास में एक बच्चे आए हैं, ठीक है, और आते ही जिन्होंने नमस्ते करी, बहुत बढ़िया छात्र हैं, अद्भुत। और तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला सवाल ये रहा, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा आपको देखने को मिल जाएगा? ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे ज्यादा खुश है? तो दैट इज कोपेनहेगन, डेनमार्क। कोपेनहेगन डेनमार्क आपको देखने को मिल जाएगा। कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे ज्यादा खुशी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में भूलना नहीं, बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, बहुत बहुत तगड़े तरीके से आप याद रखें, कोपेनहेगन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोपेनहेगन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, टॉप में क्या कोई इंडियन है? इंडियन नहीं है कोई भी टॉप में। टॉप में इंडियन नहीं है, शुरुआती टॉप में कोई भी इंडियन आपको देखने को नहीं मिले। आगे हम बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक के मामले में किस तरीके का मैटर रहा है। पहले नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी आइसलैंड, आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया की जो रैंक आपको देखने को मिल जाएगी 118 आपको देखने को मिल जाएगी, 115 आपको देखने को मिल जाएगी। 118 पहले थी, अब 115 रैंक आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में भी सीधे तौर पर आप याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए। दूसरे पर आयरलैंड, तीसरे पर न्यूजीलैंड भी है। दूसरे पर आयरलैंड,
आयरलैंड, तीसरे पर न्यूजीलैंड भी है, थर्ड पे न्यूजीलैंड भी है, न्यूजीलैंड भी आपको देखने को मिल जाएगी। इंडिया का स्थान 115 है। अगला सवाल, आईएमडी विश्व प्रतिभा रैंकिंग, व्हाट रैंक डिड इंडिया रिसीव इन द आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। टैलेंट रैंकिंग के मामले में इंडिया की रैंक कितनी आपको देखने को मिल जाएगी? टैलेंट रैंकिंग के मामले में इंडिया की कितनी रैंक आपको देखने को मिल जाएगी? बिना किसी परेशानी के आप बताएंगे इंडिया की रैंक कितनी है। वैसे अगर हम बात बताएं तो भाई पहले नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, आइसबर्ग। स्विट्जरलैंड पहले पर, स्विट्जरलैंड सेकंड पर है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। इंडिया कितने पर है? लग्जमबर्ग हो गया, इंडिया है 63वें नंबर पे। बाबू 61 पे नहीं है, इंडिया 63वें नंबर है पर आपको देखने को मिल जाएगा, 63rd पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 63वें नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़िए, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अच्छा, शिखर सम्मेलन की बात कर, इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलनों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से शिखर सम्मेलन कहाँ हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, चलिए दीजिए। तो पहला ही सवाल है, संघाई शिखर सहयोग सम्मेलन संगठन एससीओ का 25वां राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ था? इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। एससीओ की जो समिट है, एससीओ 2025 की जो 25th समिट आपको देखने को मिल जाएगी, वो भी कौन सी? स्टेट हेड वाली। तो वो कहां होगी? तियानजिन चाइना में होगी। तियानजिन चाइना के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। कहां? तियानजिन चाइना के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि फोटो वायरल हुए थे, किस किस के फोटो वायरल हुए थे? इसमें वो फोटो वायरल हुए थे व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी जी, तीनों के एक साथ फोटो वायरल हुए थे, जिसमें पीएम मोदी हंसते हुए नजर आ रहे थे। तो अपोजिशन ने कहा था कि आखिरकार ऐसी क्या बात थी, ये हमेशा हंसते ही रहते हैं। तो वो फोटो यहीं का था। ठीक है, वो फोटो यहीं का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल ये रहा, भारत और जापान के बीच 15वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन अगस्त 2025 में हुआ था। 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था 2025 के अंदर, आपको देखने को मिला था। इसके बारे में आप बताएंगे कहां आपको देखने को मिला है? जापान और इंडिया के बीच में ना टोक्यो के अंदर आपको देखने को मिला है। ना टोक्यो के अंदर आपको देखने को मिला है, टोक्यो जापान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। भारत और जापान के बीच 15वां शिखर सम्मेलन था, यहीं पर देखने को मिलेगा। आसियान भारतीय युवा शिखर सम्मेलन 2025 आपको कहां देखने को मिल जाएगा? इसके बारे में याद रखना, अगस्त के महीने में हुआ था। ठीक है, 2 अगस्त के महीने में हुआ था। अगस्त, सितंबर में क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि 31 तक चला था। गोया में हुआ था, ये गोया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा में आपको देखने को मिला है। कौन कौन शामिल था इसके अंदर? तो इसके अंदर जो आपको देश शामिल देखने को मिल जाएंगे, वो आपके कितने? 12 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगे अलग अलग। इंडिया भी इसमें शामिल है बड़े लेवल पे, चाइना भी है। ठीक है, 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 आपका कहां पर देखने को मिल जाएगा? ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी जो समिट आपको देखने को मिल जाएगी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। टीम इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगी? रीइमेजिनेटिंग सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। री इमेजिनेटिंग सस्टेनेबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। पॉइंट यही आएगा कि ये कहां पर आपको देखने को मिल रहा है। सो दैट इज इन बेसिकली न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। कहां है? न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करने वाला है? 2026 की मेजबानी किसके हाथ लगने वाली है? तो इसके बारे में आप बताएंगे 2026 की मेजबानी किसके हाथ लगेगी? तो कमाल की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स के हाथ लगने वाली है। यूनाइटेड स्टेट्स के हाथ लगने वाली है। ठीक है, चलिए यूनाइटेड स्टेट्स के हाथ लगने वाली है। ठीक है, 2026 की मेजबानी यूनाइटेड स्टेट्स के हाथ लगेगी, इसके बारे में याद रखें। अगला सवाल, 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एससीओ संघाई शिखर सम्मेलन की 2026 में मेजबानी कौन करेगा? इसके बारे में बताइए। तो दैट इज बेसिकली पाकिस्तान। पाकिस्तान को यह सम्मेलन मिलने वाला है। ठीक है, मिलने वाला है बिना किसी परेशानी के, याद रखना। ठीक है, चलिए फटाफट आप मुझे बताएंगे। 2026 का तो बता ही नहीं है मैंने। तो किर्गिस्तान के अंदर बिश्केक एक जगह है, बिश्केक में होगा 2026 में। वर्तमान में चल रहा है चाइना में। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर फिर आपको देखने को मिल जाएगा 27 में।
पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 27 में, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे, भूलेंगे यहां पर भी नहीं। अगला सवाल ये रहा, भारत एवं विश्व में प्रथम, कुछ ऐसे कार्य हैं जो भारत के अंदर पहली बार हुए हैं, ये बहुत जरूरी हो जाएगा। फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, ये अलग टॉपिक है, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, वो फेमस है, इंडिया एंड वर्ल्ड एडिशनल टॉपिक है, फेमस है, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, आर यू रेडी? ठीक है, चलो चलो चलो, ये लीजिए अगला सवाल ये रहा, सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस चिप लॉन्च्ड? भारत के अंदर पहली जो इंडिजीनियस, जो खुद की सेमीकंडक्टर के बेसिस पर बनाई जाने वाली चिप है, उस चिप का नाम आपका क्या रखा गया है? सर काम बने हैं एक बोल पे, विक्रम कह दियो नाम टोल पे, तो विक्रम जो है ना वो आपको यहां देखने को मिल जाएगा। द करेक्ट इज विक्रम 32, विक्रम 32 नाम आपको देखने को मिल जाएगा, पहली आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर ये लॉन्च की गई है, और ये आपकी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC, इसरो VSSC में काम करता है, प्लस चंडीगढ़ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, चंडीगढ़ सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी के द्वारा बनाया गया है, लैबोरेटरी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, याद रखना। इसका ऑफिशियल नाम ये नहीं है, इसका ऑफिशियल नाम आपको अलग देखने को मिल जाएगा, दैट इज विक्रम 3201 नाम देखने को मिल जाएगा, 3201 नाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका असली नाम विक्रम 3201 नाम देखने को मिल जाएगा, सीधे तौर पर याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, परमेश भाई मैं करा दूंगा। भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाई अब शहर नहीं पूछा, पूरा राज्य पूछ लिया है कि भाई भीख नहीं मांगोगे, दैट इज, देखो भीख कब नहीं मांगोगे, जब आप राम राम कहोगे तो भीख नहीं मांगोगे, रम पियोगे तो भीख नहीं मांगोगे, तो सीधी बात है मिजोरम, मिजोरम के अंदर भीख के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। किसका कमबैक कराना है बता दो मुझे। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहां लॉन्च किया गया है, इसके बारे में बताएंगे। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम? मल्टी लेन है, फ्री फ्लो है, टोलिंग सिस्टम है, जो आपको देखने को मिल रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको कहां देखने को मिलता है? दैट इज इन गुजरात, यह आपको गुजरात में देखने को मिलता है, गुजरात में देखने को मिल जाता है। सितंबर 2025 में दुनिया का पहला ग्लू किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? जो बोन ग्लू विकसित किया है वो किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है? फटाफट इसके बारे में आप बात बताएंगे, ठीक है। ये है बोन O2, इसका नाम है बोन O2, बोन O2 इसका नाम है, चाइना ने विकसित किया है। ये क्या होता है? हड्डी जोड़ने के लिए यूज होता है, जैसे हड्डी टूट जाती है तो हड्डी को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाएगा। 2 मिनट में हड्डी जुड़ जाएगी इससे, 2 मिनट में इससे हड्डी जुड़ जाएगी। हड्डी जुड़ने में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद इतना टाइम यहां पर नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल सितंबर में किस राज्य के अंदर लॉन्च किया गया? देखो गिद्धों की सेंसस हुई थी महाराजगंज उत्तर प्रदेश के अंदर। गिद्धों की जो जनगणना है, गिद्धों की जो जनगणना आपको देखने को मिली है, जनगणना वो आपको देखने को मिलती है महाराजगंज में, महाराजगंज यूपी के अंदर देखने को मिली थी। लेकिन इसमें पूछा है किस राज्य ने लॉन्च किया है गिद्ध संरक्षण पोर्टल? ये असम ने लॉन्च किया है। जो वल्चर है, वल्चर का कंजर्वेशन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सर वल्चर्स का कल्चर, जो कह सकते हैं ना कंजर्वेशन पोर्टल, वो असम लॉन्च कर रहा है। अगला, दुनिया का पहला सैरामिक कचरे से बना पार्क अनोखी दुनिया कहां पर स्थापित किया गया है? जो सैरामिक कचरा होता है, सैरामिक जो वेस्ट होता है, उससे बनाया है एक अनोखी दुनिया पार्क है। और कमाल की बात है, सैरामिक के लिए फेमस क्या है? सैरामिक के लिए फेमस है खुर्जा, खुर्जा सैरामिक के लिए फेमस है, खुर्जा, खुर्जा यूपी के अंदर है, बुलंदशहर, 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 बुलंदशहर। मेरा जो जन्म हुआ है वो बुलंदशहर में ही हुआ है, नहीं पता, शाना के पास मेरा जन्म हुआ है, शाना बुलंदशहर के अंदर ही आता है, वहीं मेरा जन्म है। तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के अंदर ही बनाई गई है अनोखी दुनिया, मैं भी वहीं से हूं, तो अनोखी दुनिया से मैं भी आता हूं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, बिना किसी परेशानी के इसके बारे में आप याद रखना। आगे हम बात करते हैं, कौन सा, ये सवाल है, सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना का कौन सा पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार प्राप्त हुआ है? पहला 3D, दैट इज लांजा, लांजा, लांजा रडार ऐसा है जो 3D रडार पेश हुआ है, इसके बारे में याद रखना, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली
टेपर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया है? पहले टेपर्ड है, ठीक है, टेपर्ड ग्लास फैक्ट्री है। टेपर्ड ग्लास फैक्ट्री आपको कहां देखने को मिलती है? सो दैट इज इन नोएडा उत्तर प्रदेश। दैट इज इन नोएडा उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलती है हमारी कौन सी? टेपर्ड ग्लास फैक्ट्री, नोएडा उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी सितंबर 2025 में किस राज्य के अंदर खोली गई है? बांस के ऊपर बेस्ड है रिफाइनरी आपको देखने को मिलती है, असम के अंदर ही खोली जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी रिफाइनरी भी हमारी डिगबोई असम के अंदर ही है। ये भी असम के अंदर ही आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में पहली बार पल्लास बिल्ली का फोटोग्राफिक साक्ष्य कहां पर मिला है? देखो फोटोग्राफिक एविडेंस मिले हैं पल्लाश कैट का। पल्लाश कैट आपकी बहुत रेयर कैट होती है जो हिमालयन एरिया में पाई जाती है, और इसका पहली बार रेयर रेयर कमांग एरिया के अंदर इसको देखने को मिला। दिस इज पलाश बिल्ली। ये पलाश बिल्ली है, भेड़िए जैसी लगभग लगती है बट बिल्ली वाला डीएनए है। ये आपको देखने को मिली है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां देखने को मिली है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ऑक्टोलोबस मैनुअल, ऑक्टोलोबस मैनुअल इसको बोला जाता है, ऑक्टोलोबस मैनुअल इसको बोला जाता है। अगला सवाल, भारत की पहली आर्चरी प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? आर्चरी टीम जो होती है, यानी जो तीरंदाजी टीम होती है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको घोषित किया गया? सर दैट इज बेसिकली रामचरण, जो मूवी एक्टर आपको देखने को मिलते हैं। चलिए इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन हो जाएंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन तकरीबन 50 हैं, 50 मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको मैं आगे मर्ज करके कराऊंगा, ठीक है, अगली सेशन के अंदर। और तब तक के लिए जो मिसलेनियस क्वेश्चन है विद आंसर आपको कहां देखने को मिल जाएंगे? हमारे टेलीग्राम पर। ये मिसलेनियस क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे और बड़े प्यारे फॉर्मेट में आपको देखने को, ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी होगा, आंसर भी होगा, आपका समय भी बचेगा। तो आज की क्लास तो हम इतनी ही रखेंगे, वो चीज़ आप वहां जाके जरूर पढ़िएगा जरूर। अगली क्लास आपको किस चैप्टर पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, जरूर बताना। बहुत दिन बाद क्लास लेके मुझे खुद में बहुत अच्छा महसूस हुआ, ठीक है। यूट्यूब पर सेशन लेके आप लोगों के लिए कुछ काम करके मुझे हमेशा से अच्छा महसूस होता है, आगे भी हमेशा महसूस होता रहेगा। अब बताइएगा जरूर। अगली आपसे जो बंधा है मेरा एक बंधन, अलग ही लेवल, हमेशा अच्छा लगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।